हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम उस चैप्टर पे बात करेंगे जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाता है। ओके, मैं उस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 4 टाइप का स्टडी करना है। GOC 1 जिसमें नॉमेनक्लेचर रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा। देन GOC 2 जिसमें आइसोमेरिज्म रहेगा। देन GOC नंबर 3। तो आज हम GOC नंबर 3 पे बात करने वाले हैं। GOC नंबर 3 में क्या रहेगा? फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज़्म। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है या ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म होते हैं उसका हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है। ओके, क्या क्या उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। ओके, तो GOC 3 यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको NCERT में इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए। तो कहानी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑर्गेनिक रिएक्शन से। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो किस टाइप से कैरी आउट होते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो चलो पहले हम ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं। सपोज़ मेरे पास में एक स्टार्टिंग मटेरियल है जिसको हमने R बोला। व्हाट इज़ मीन बाय R? R इज़ नथिंग बट द रिएक्टेंट। दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, शुरू में हम क्या यूज़ करते हैं? रिएक्टेंट। देन दिस रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू दी प्रोडक्ट, यस और नो। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टेंट होता है, फाइनल मटेरियल प्रोडक्ट होता है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग अगर हमें समझना है तो हम क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होना मतलब केमिकल रिएक्शन। ओके, बट रिएक्टेंट में ऐसा क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में क्या क्या चेंजेस होंगे ये हमें समझना है। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा? प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंज तो हो रहा होगा। तो व्हाट आर दी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दी रिएक्टेंट? तो चलो समझते हैं अपन। रिएक्टेंट के अंदर क्या रहेगा? बॉन्ड रहेगा। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। सपोज हमारे पास में एक टाइप का रिएक्टेंट है, दैट इज R बॉन्ड X। दिस इज अल्किल हलाइड। R को अल्किल बोलते, X को हलाइड बोलते। अल्किल हलाइड ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ, बेस के साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ में करवा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने एक्वस NaOH लिया, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। ओके सर, न्यूक्लियोफाइल आप इसको क्यों बोल रहे हैं? तो अभी हम डिटेल करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को और न्यूक्लियोफाइल को, बट अभी शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता कि अगर आपके पास में कोई मेटल है, ऑब्वियसली सोडियम क्या है? मेटल। तो मेटल पे चार्ज रहता प्लस, तो अपोजिट वाले पे चार्ज क्या रहता? माइनस, राइट। तो निगेटिवली चार्ज को बोलते न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली अल्किल ग्रुप एंड हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड ऑल हैलोजन्स आर निगेटिवली चार्ज बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। उनकी ताकत ज़्यादा होती है इसलिए इन पे चार्ज क्या आएगा? निगेटिव। तो इस पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। ओके, तो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ओके, या इलेक्ट्रॉन रिच को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट होगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? R बॉन्ड OH प्लस NaX। अब मान लो ये एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। सर हमने रिएक्टेंट कौन सा लिया? हमने रिएक्टेंट लिया अल्किल हलाइड। ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट ने इस रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला? मेन प्रोडक्ट एंड देन बाई प्रोडक्ट। 2 टाइप के प्रोडक्ट मिले। इस प्रोडक्ट को हम मेन प्रोडक्ट बोलेंगे जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। ओके, ये हो गया उसका बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें 2 रिएक्टेंट यूज़ करके 2 प्रोडक्ट बनाए। समझ में आ रहा? तो इससे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में क्या रहता? कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। हम क्या समझ रहे हैं? हमें तो ये पूरा चैप्टर समझना है, बट उससे पहले मैं आपको डिटेल में केमिकल रिएक्शन बताने वाला हूँ। ओके, केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सो
कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ये पहला डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप, कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो आपको फंक्शनल ग्रुप अगर समझना है तो यूट्यूब पे जाके आप खान ऑनलाइन केमिस्ट्री डालो, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, ठीक है, आप वहाँ से फंक्शनल ग्रुप समझ सकते हैं। सो अल्किल हैलाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। देन हमारे पास क्या मिला? R बॉन्ड हुआ है, दिस इज अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या है? दूसरा फंक्शनल ग्रुप। तो कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप से हमने क्या बनाया? दूसरा फंक्शनल ग्रुप। तो इसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। बोलो एक बार, एक फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन दूसरे फंक्शनल ग्रुप में होना मतलब केमिकल रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप इज केमिकल रिएक्शन। अरे भाई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कन्वर्जन काय में किया? प्रोडक्ट में। कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया सेकंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन क्या है? थर्ड डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ आर बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ आर बॉन्ड। सर आर आपने क्यों बोला? आर का मतलब होता है रिएक्टेंट, मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड टेकिंग प्लेस। देख लो यहाँ पे ये हमारे पास अल्किल हैलाइड है, राइट। इस अल्किल हैलाइड के अंदर क्या हुआ? हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ से X निकला और ये OH यहाँ पे आके लग गया, तो X यहाँ से लॉस हुआ। देखो ना यहाँ पे प्रोडक्ट में, इधर क्या है? R बॉन्ड X, इधर क्या है? R बॉन्ड OH। तो क्या पता चला कि यहाँ पे जो X था वो X निकल गया, X लॉस हो गया। तो X कब लॉस होगा? जब ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक। तो इस बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड। क्लियर है? अगला अनदर फंक्शनल ग्रुप हमने बनाया, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो अगर आप ध्यान दें तो इस हाइड्रोक्साइड ने इस अल्किल ग्रुप के साथ में क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ पी बॉन्ड। पी का मतलब प्रोडक्ट, मैंने शॉर्ट में लिखा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा कि ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड हुआ एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड हुआ। तो इसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। वंस अगेन आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, केमिकल रिएक्शन की 3 डेफिनेशन है। कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, सेकंड कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप, और ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड। X को यहाँ से निकालना है तो RX का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, ये देख लो OH ने इस R के साथ में क्या बना लिया? बॉन्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। नाउ ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म होता है। हमें केमिकल रिएक्शन करवाने से पहले जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड कितने टाइप से ब्रेक होगा, तो ये हमें अब डिटेल करना है। ओके, ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड को हमें डिटेल में समझना है। अरे भाई हमारे को क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। रिएक्टेंट जब लेंगे तो रिएक्टेंट में क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड। तो रिएक्टेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? रिएक्टेंट का बॉन्ड किस टाइप से ब्रेक हम कर सकते हैं? ओके, तो ये हमें डिटेल करना है। तो चलो देखते हैं हम ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड को। ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड मतलब क्या देखना है हमें? क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड है उस बॉन्ड का क्लीवेज, उस बॉन्ड का ब्रेकिंग, उस बॉन्ड को तोड़ना है तो कैसे हम कर सकते हैं? राइट, तो चलो देखते हैं। 2 टाइप से हम क्लीवेज कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्लीवेज होगा, फर्स्ट वन इज क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। फर्स्ट है बाय होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक
होमोलिटिक को और क्या बुलाते हैं? होमोलाइसिस बुलाते हैं। लाइसिस का मीनिंग क्या होता है? ब्रेकिंग होता है। लिटिक का मीनिंग भी क्या होता है? ब्रेकिंग। होमो का मतलब क्या होगा? इक्वली। सो इक्वली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड अगर एक जैसा ब्रेक होता है, इक्वली ब्रेक होता है, देन उसे हम क्या बोलेंगे? होमोलिटिक और होमोलाइसिस। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, इसे और डिटेल में समझते हैं अपन। सपोज मेरे पास में है एक रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट मान लो मेरे पास में है क्लोरीन Cl2। कितना क्लोरीन है मेरे पास में? 2। अब मुझे क्या करना है? ये दोनों क्लोरीन को सेपरेट करना है, तो इक्वली ब्रेक करना पड़ेगा बॉन्ड को। ओके, बट इससे पहले एक बात समझो कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो वन बॉन्ड, मैं यहाँ पे नोट कर दूँ, वन बॉन्ड मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे क्या है हमारे पास में? क्लोरीन फॉर्म बॉन्ड विथ क्लोरीन। क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ में क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। ऑब्वियसली कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे इन दोनों क्लोरीन को सेपरेट करना है, मतलब बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड। हमें बॉन्ड को क्या करना है? यहाँ से ब्रेक करना है। तो बॉन्ड को कैसे ब्रेक करना है? इक्वली ब्रेक करना है, होमोलिटिक क्लीवेज करना है। तो होमोलिटिक क्लीवेज कब होगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हर रिएक्शन में काम में आने वाला है। तो कंडीशन फॉर होमोलिटिक क्लीवेज, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? कब होमोलिटिक क्लीवेज होगा? तो मैं यहाँ पे लिखा के दे रहा आपको कंडीशंस। कब होगा होमोलिटिक क्लीवेज? हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, जब आपको ये वर्ड दिखाई दे। सर ये क्या है? हाँ, ये वर्ड है हेल्पर। हेल्पर, अगर आपको किसी भी रिएक्शन के एरो पर, दिस इज द एरो, ओके, कौन सा एरो? ये वाला एरो, इस टाइप का एरो। ओके, रिएक्शन में जो एरो यूज होता है ना, उस एरो के ऊपर या नीचे आपको हेल्पर वर्ड दिखाई दे। सर हेल्पर का मीनिंग नहीं समझा, कोई बात नहीं, डिटेल करते। इसको सेपरेट कर लो आप इस टाइप से। इनमें से कोई एक अगर आपको मिले, H का मतलब क्या होगा? H का मीनिंग हम बोलेंगे हीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H? दैट इज हीट। अगर आपको किसी भी रिएक्शन के एरो पर हीट मिले, हीट लिखा हुआ दिखे, या फिर आपको ऐसे डेल्टा का सिंबल मिले, डेल्टा का सिंबल मतलब हीटिंग करना है। हीटिंग करना है मतलब क्या होना है? होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होना है? होमोलिटिक क्लीवेज। सॉरी, इसको हम यहाँ पे करेंगे ऐसे। ओके, क्या होना है? होमोलाइसिस होना है, होमोलिटिक क्लीवेज होना है। सो होमोलिटिक क्लीवेज की कंडीशंस क्या है? हेल्पर। तो यहाँ पर अगर आपको हीट दिखे, मतलब क्या होना है? होमोलिटिक क्लीवेज। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ यहाँ पे। ये मेरे पास में 2 क्लोरीन है, मुझे दोनों क्लोरीन को सेपरेट करना है, इक्वली ब्रेक डाउन करना है बॉन्ड का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से कोई एक कंडीशन रखना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ये कंडीशन रखा तो डेल्टा है। डेल्टा का मीनिंग क्या होगा? हीट का सिंबल, और हीट का सिंबल मतलब क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक मतलब बॉन्ड बीच में से इक्वली ब्रेक हो जाएगा, यानी एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। तो बोलो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? हमें प्रोडक्ट मिलेगा Cl प्लस Cl। ओके, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ब्रेकिंग कैसा हुआ? इक्वली हुआ, होमोलिटिक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हीट का सिंबल है। हीट का सिंबल है मतलब क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। एंड देन जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, तो इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा फ्री रेडिकल। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? फ्री रेडिकल। ये हो गया आएगा यहाँ पे क्या? प्रोडक्ट। नहीं समझा? चलो समझते हैं। व्हाट इज मीन बाय फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल का मतलब होता सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ पर 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन थे। एक बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे सेपरेट हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड अगेन सिंगल इलेक्ट्रॉन।
देख लो यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा कि जो बॉन्ड था वो ऐसे सेपरेट हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे सेपरेट हो गए क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। तो जब दो इलेक्ट्रॉन सेपरेट होंगे तो एक एटम पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन अगेन एक एटम पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। तो बताओ यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बना, फ्री रेडिकल। क्या बना, फ्री रेडिकल। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। रिएक्टेंट का बॉन्ड हम दो टाइप से ब्रेक कर सकते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज से या हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज कब होगा, हाँ तो इसमें से आपको ये कंडीशन दी हुई रहेंगी। अगर हीट दिया हुआ है तो आपको बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करना है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। मतलब जो भी एटम रहेंगे उन पे आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना है, दैट्स इट। ओके चलो आगे अगला समझते हैं हम। व्हाट इज मीन बाय ई। ई का मीनिंग होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है ई का मीनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आपको रिएक्शन पे इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ मिले मतलब क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ओके कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। सर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या, तो हम धीरे धीरे समझेंगे। ओके अभी सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। चलो अगला देखते हैं अपन, लाइट। एल का मीनिंग क्या होगा, लाइट। सर लाइट अगर मिले तो, या लाइट का सिंबल मिले तो, लाइट का सिंबल मतलब फोटोन मतलब एच न्यू, तो रिएक्शन पे लाइट दिखेगा आपको या एच न्यू मिलेगा यानी कि फोटोन, मतलब क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। मतलब क्लीवेज कैसा होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पी। व्हाट इज मीन बाय पी। पी का मतलब होगा पर ऑक्साइड। यहाँ पे आपको पी का मीनिंग क्या लेना है, पर ऑक्साइड। सर पर ऑक्साइड क्या रहेगा, H2O2। H2O2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके अलावा भी और परऑक्साइड होते हैं। व्हाट इज मीन बाय परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब होता ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्ट लिंक टू ईच अदर। अगर दो ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, परऑक्साइड। इसके अलावा भी और हो सकता, बेंजोइल परऑक्साइड हो सकता, बराबर है। तो परऑक्साइड कब बोलेंगे हम, जब देख लो मैं यहाँ पे परऑक्साइड का मीनिंग लिखा के दे दे रहा आपको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन है, दो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, एक हाइड्रोजन ऐसे रहेगा। तो देख लो स्ट्रक्चर में क्लियर ही नज़र आ रहा कि ये ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्टली बॉन्ड बनाया, इसको क्या बोलेंगे, परऑक्साइड। क्लियर हुआ। तो परऑक्साइड मतलब क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट रेडिकल। आर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, रेडिकल। व्हाट इज मीन बाय आर। आर स्टैंड्स फॉर रेडिकल। तो अगर आपको रिएक्शन के एरो पर कोई रेडिकल मिले मतलब रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। सर इंटरमीडिएट का मतलब क्या, समझो। हमारे पास में रिएक्टेंट है और हमें प्रोडक्ट के टूवर्ड्स जाना है, तो रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट बनाना है तो बीच में एक चीज़ बनेगी, एक कंपाउंड बनेगा, एक एलिमेंट बनेगा, एक स्पीशीज़ बनेगा, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के टूवर्ड्स जाने पर मिडिल में जो चीज़ बनती उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो फ्री रेडिकल क्या है, इट इज़ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये किस रिएक्शन में फॉर्म होगा, कब फॉर्म होगा, जब हमको हेल्पर वर्ड मिलेगा, हीट, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइट, परऑक्साइड, रेडिकल, इनमें से कुछ भी मिल जाए मतलब होमोलिटिक क्लीवेज करना है, रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करना है, इक्वली रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना है, क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल। ओके तो ये था हमारा सबसे पहला क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज यानी कि होमोलाइसिस, जो हमेशा परफॉर्म होगा इस कंडीशन में। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास में क्लोरीन था, मैंने हीट का सिंबल दिया तो क्या मिला मुझे, फ्री रेडिकल। ओके अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता, वो क्वेश्चन क्या है, हाँ तो क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे, सपोज वी हैव द क्वेश्चन लाइक CH3 then COO then Na। ओके
तो बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको क्या बोला, बताओ रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या ऑब्टेंट होगा। रिएक्टेंट आपके पास में है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने से पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो डिपेंड करता है एरो पे क्या दिया हुआ है, एरो पे इलेक्ट्रोलाइसिस दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे है क्या, यस इलेक्ट्रोलाइसिस है, मतलब क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। बॉन्ड का क्लीवेज कैसा होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ओके, बॉन्ड इक्वली ब्रेक डाउन होगा। समझ में आया कि आपके, नहीं समझा, एक और एग्जांपल से अपन क्लियर करेंगे। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। सपोज मेरे पास में है CH4 दैट इज मीथेन। ओके, एंड इस मीथेन का हम क्या करवा ले, क्लोरीनेशन करवा रहे, और एरो पे क्या दिया हुआ है, HNu। तो बताओ कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। अरे क्या दिया हुआ है, HNu। HNu है क्या यहाँ पे, हाँ HNu का मतलब लाइट, और लाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज, बॉन्ड इक्वली ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड। हमें रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करना था, हमने होमोलिटिक क्लीवेज किया, हमने हेल्पर वाली कंडीशन दी, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, फ्री रेडिकल। नाउ अब हम बात करेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज की। हेट्रोलिटिक क्लीवेज कब होगा, जब आपको फ्री रेडिकल वाली कोई कंडीशन रिएक्शन में गिवन नहीं है, तब क्या होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, अनइक्वली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ओके, कैसे, चलो समझते हैं हम यहाँ पे। सो हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते, सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव HCl। ओके, ये मान लो हमारा कोई रिएक्टेंट है, इमेजिन करना है। सो इसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, हैलोजन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आपको क्या कंसिडर करना है, ऑलवेज हैलोजन। सो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। सर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब ताकतवर, पावरफुल। क्लोरीन पावरफुल है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो पावरफुल है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ऐसे खींच लेगा अपने तरफ, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के टूवर्ड्स आ जाएंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिवली चार्ज किस पे जाएगा, क्लोरीन पे, तो बताओ हाइड्रोजन पे चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव। दिस इज नोन एज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। बॉन्ड का अनइक्वली ब्रेक होना, डिफरेंट बॉन्ड का ब्रेक होना, दैट इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ओके, सो हेटेरोलिटिक क्लीवेज कब होगा, जब आपको फ्री रेडिकल वाली कंडीशन गिवन नहीं होगी। ओके, समझ में आया। एक एग्जांपल लेते अपन, और यहाँ पे मान लो इसको थोड़ा सा घुमाते अपन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हम ले लेते सपोज कार्बन। ओके, देन तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन। ओके, तो क्लोरीन किसी के भी साथ हो, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, सो यहाँ पे क्या परफॉर्म हुआ, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। और हेटेरोलिटिक क्लीवेज जब होगा तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। उस रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम क्या बोलेंगे, तो वो डिपेंड करता कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो देख लो यहाँ पे कार्बन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को अपन क्या बोलते, केटायन। कार्बन पे है तो क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकेटायन। What is mean by carbocation? The carbon which bearing the positively charge, it is the reaction intermediate which is formed by the heterolytic cleavage. जब heterolytic cleavage होगा तो कार्बोकेटायन जनरेट होगा। क्लियर हुआ पॉइंट। ओके, सिमिलरली कार्ब एनाइन भी हम बना सकते हैं। कार्ब एनाइन का मीनिंग क्या हम लेंगे, कार्ब एनाइन मतलब कि निगेटिवली चार्ज कार्बन। जैसे कि मान लो हमारे पास में यहाँ पे CH3Li है। ओके, तो क्या होगा, क्लीवेज होगा। सर क्लीवेज कैसे होगा, तो ये कार्बन इस लिथियम के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ताकतवर है। ये तो मेटल है, मेटल क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कमज़ोर।
तो कार्बन पावरफुल है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो बताओ कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, निगेटिव, तो लिथियम पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। इस टाइप के क्लीवेज को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। बॉन्ड इक्वली ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ। ओके, तो ये जो कार्बन है इस पे जो निगेटिव चार्ज है इसको हम क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। सर कार्बोकेटायन आपने बनाया, कार्ब एनायन आपने बनाया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होंगी, तो यहाँ पे हीट का सिंबल आप दे सकते बट लो टेम्परेचर। फिर से समझो, हीट का सिंबल हल्का सा हीट करना है, थोड़ा सा हीट करना है, थोड़ा सा हीट करना है, मतलब क्या, लो टेम्परेचर। बट हमने फ्री रेडिकल में कंडीशन क्या देखे थे, मैं फिर से एक बार फ्री रेडिकल वाली कंडीशन लिखा दूँ। ये देख लो, हमारे पास में क्या हुआ था, होमोलिटिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज हुआ था, होमोलिटिक क्लीवेज, राइट। होमोलिटिक क्लीवेज से क्या फॉर्म हुआ था, फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल कब फॉर्म होता, जब हमको कंडीशन गिवन रहती। कौन सी कंडीशन, एक काम करते इसको थोड़ा एडजस्ट करके ऐसा लिखते, पहले कंडीशन लिखो यहाँ पे, ज़्यादा बेटर रहेगा, लाइक दिस। एंड देन ये कंडीशन अगर एरो पे मिली तो क्या बनेगा, बोलो, फ्री रेडिकल, है ना। क्या फॉर्म होगा, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर ये जो H है, ये H का मीनिंग हम क्या लेंगे, डेल्टा। डेल्टा का मीनिंग क्या लेते हैं हम, हीट। बट कितना हीट, हाई टेम्परेचर। सर कितना हाई टेम्परेचर चाहिए, हाँ, तो 400 डिग्री सेल्सियस चाहिए या फिर मोर देन 700 केल्विन टेम्परेचर। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको मान लो एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, एरो पे दिया हुआ 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, मतलब दिमाग में क्लिक होना चाहिए फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। अगर आपको 700 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर दिया हुआ है, सपोज 773 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, मतलब क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल। तो ध्यान में ये रखना है कि हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब हीट, मतलब होमोलिटिक, मतलब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ओके, और फ्री रेडिकल हमारा क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या है हमारा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, होमोलिटिक क्लीवेज से। अब हम क्या देख रहे हैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज कब होगा, जब हेल्पर वाली कंडीशन गिवन नहीं है या टेम्परेचर लो दिया हुआ है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, लो टेम्परेचर है, तो अनइक्वली बॉन्ड का ब्रेक होगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, क्या बनेगा, कार्ब एनायन। इसी टाइप से और भी कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, जब रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बीच में इंटरमीडिएट बनेगा। एक फ्री रेडिकल हो सकता, एक कार्बोकेटायन हो सकता, एक कार्ब एनायन हो सकता, सिमिलरली एक कार्बिन हो सकता, ओके, और एक नाइट्रिन हो सकता। ओके, सो सर कार्बिन कैसे बनेगा, नाइट्रिन कैसे बनेगा, तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमारे पास में एक एग्जांपल है CCl3 का, राइट। CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को मैंने लो टेम्परेचर पे हीट किया, दैट इज़ लो टेम्परेचर मान लो। ओके, ये टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे कोई बेस। क्या डालेंगे, बेस। सर बेस क्या रहता, तो बेटा आगे सब सीखेंगे अपन, अभी के लिए सिर्फ हल्का सा ये ध्यान में रखना है कि कोई बेस है जिस पे निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिवली चार्ज बेस अटैक करके इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के ले जाएगा। ओके, देन यहाँ से क्लोरीन भी निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा CCl2 प्लस Cl माइनस प्लस CH3OH। सर ये रिएक्शन नहीं समझा, वेरी गुड, समझ में नहीं आया तो अच्छी बात है। अरे अभी हमको इतना डिटेल में नहीं समझना है, जस्ट हमें क्या देखना है कि अनइक्वली बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देखो CH3O हमने डाला, यहाँ का H CH3OH लॉस हो गया। कितना क्लोरीन है, 3, एक क्लोरीन लॉस हुआ, कितना क्लोरीन बचा, 2, और एक कार्बन बचा। रिएक्शन बैलेंस है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इस क्लोरीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कब आता, जब बॉन्ड अनइक्वली ब्रेक होता। इक्वली ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड है,
2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इक्वली ब्रेक हुआ तो एक एलिमेंट पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन दूसरे एलिमेंट पे सिंगल इलेक्ट्रॉन। बट ऐसा है क्या यहाँ पे? नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट पे है। मतलब ये हुआ कि अनइक्वली बॉन्ड का ब्रेकिंग यानी हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ। समझ में आया क्या? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बना इसको क्या बोलते हैं? इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट? कार्बिन। इफ कार्बन फॉर्म 2 बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बिन। इसी चैप्टर में हम आगे सीखेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्बन 2 लोन पेयर, कार्बन सॉरी 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, तो इसको बोलते कार्बिन। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम देखेंगे नाइट्रीन का फॉर्मेशन। सर नाइट्रीन कैसे बनेगा? तो मान लो मेरे पास में एक टाइप का ऐसा रिएक्टेंट है, कोई ऐसे रिएक्टेंट हमने लिया, ओके, इस पे मान लो हमने प्लस चार्ज दिया, ओके, इस पे हमने माइनस चार्ज दिया। ये प्लस और माइनस के कारण अनस्टेबल है। मैं जब थोड़ा सा इसको हीट कर दूंगा लो टेम्परेचर पे, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। सर कैसे ब्रेक होगा? तो देख लो, यहाँ का नाइट्रोजन, यहाँ का नाइट्रोजन, ऐसे 2 नाइट्रोजन यहाँ से लॉस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे 2 नाइट्रोजन। अरे हीटिंग कर रहे, हल्का सा टेम्परेचर दे रहे, तो 2 नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन गैस बना के लॉस हो जाएंगे। तो क्या बचा? Rn। क्या बचा? R बॉन्ड N, और इस N पर क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? हाँ, तो यहाँ पे आएंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर किसी एलिमेंट पे 1 लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनइक्वली बॉन्ड का ब्रेकिंग यानी हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ। नहीं समझा? चलो देखते हैं अपन फ्री रेडिकल से एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मान लो मेरे पास में एग्जाम्पल है, दैट इज CH3Br एन एरो पे क्या दे दिया? H। बताओ H दिया हुआ है, H मतलब क्या दिया हुआ है? लाइट, और लाइट मतलब क्या? होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब क्या बनेगा? फ्री रेडिकल, यानी बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करना है। तो आप ब्रेक कर लो बॉन्ड को इस टाइप से। क्या मिलेगा आपको? CH3 प्लस क्या मिलेगा? Br, इस पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस पे सिंगल इलेक्ट्रॉन। अरे भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते, जब बॉन्ड बीच में से टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट पे, राइट। बट ऐसा यहाँ पे है क्या? नो, इस एक ही एलिमेंट पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट पे होना मतलब हेटेरोलिटिक क्लीवेज। यहाँ पे तो 4 है, समझ में आ रहा है? कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 है तो कोई बात नहीं, तब भी क्या बोलेंगे? हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ओके, अब बात करते हैं अपन, कार्बिन हो गया, नाइट्रीन हो गया, इसके बाद में एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, दैट इज द बेंजाइन। क्या होता है? बेंजाइन। सर बेंजाइन का मतलब क्या? बेंजाइन मतलब कि बेंजीन जैसा, ओके। बेंजीन मतलब क्या होता है? हेक्सागोनल रिंग होता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, अंदर क्या होता है? पाई बॉन्ड होते हैं, कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओके। तो इसको अपन बेंजीन बोलेंगे। तो बेंजीन के अंदर, रिंग के अंदर, बेंजीन में रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड रहते और 1 पाई बॉन्ड रिंग के बाहर रहता। तो अगर रिंग के बाहर 1 पाई बॉन्ड है तो उसको बेंजाइन बोलेंगे, और अगर रिंग के बाहर पाई बॉन्ड नहीं है, ओनली 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिंग, उसको बेंजीन बोलेंगे। तो बेंजीन और बेंजाइन में कंफ्यूज होने का नहीं है। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर बेंजाइन वाला, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है अपने को, ओके। तो मान लो यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड, डबल पाई, देन पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस इज बेंजीन। और बेंजीन के अंदर एक्स्ट्रा में मैंने अगर पाई बॉन्ड लगा दिया, पाई बॉन्ड के बगल में मैंने बाहर रिंग के पाई बॉन्ड लगाया, तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइन। क्या बोलेंगे? बेंजाइन। तो ये भी क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बताओ कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं? देखो सब आपके सामने है। क्या फ्री रेडिकल कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट है? यस, इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, क्या कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है? हाँ, ये भी तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ ना। तो एक काम करते हैं अपन, जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसको ऐसे ऐसे कर लेंगे,
अंडरलाइन, कार्ब एनायन रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट, ओके। अच्छा, नाइट्रीन, दिस इज नाइट्रीन, हमने नाइट्रीन का नेम नहीं लिखे, लिख लेते हैं यहाँ पे नाइट्रीन। क्या लॉस हुआ था बाई प्रोडक्ट? नाइट्रोजन। तो नाइट्रीन भी क्या है सर? रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेंजाइन क्या है सर? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो देख लो मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट को अब नंबरिंग दे रहा, ओके। फ्री रेडिकल एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बेनायन रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट, नाइट्रीन रिएक्शन इंटरमीडिएट, देन बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट। कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट है? 6। क्या 6 के 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट इक्वल क्लीवेज में बनते? नो। होमोलिटिक क्लीवेज से क्या फॉर्म होता? फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट। बट हेटेरोलिटिक क्लीवेज से कौन से इंटरमीडिएट फॉर्म होते? कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। 5 टाइप के 5 रिएक्शन इंटरमीडिएट हेटेरोलिटिक क्लीवेज से फॉर्म होते हैं, एंड एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज से फॉर्म होता है। तो ये है बच्चों रिएक्शन इंटरमीडिएट और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो बात क्या कर रहे थे हम? बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं रिएक्शन का फंडामेंटल कंसेप्ट, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म का फंडामेंटल कंसेप्ट, मतलब पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा, डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता क्या, अगर नहीं बनता तो बीच में क्या बनता, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता। कैसे बनता? होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता। होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बनता? फ्री रेडिकल बनता। हेटेरोलिटिक क्लीवेज से क्या फॉर्म होता? 5 टाइप के इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ओके। तो केमिस्ट्री के अंदर अभी हमने जो केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन का एक मीनिंग हमने समझे, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, ओके। तो ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड जब तक नहीं होगा तब तक आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। तो पहली कंडीशन क्या है? आपको रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करना रहेगा 2 टाइप से, या तो आप होमोलिटिक क्लीवेज कराओ या फिर आप हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराओ। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो इंटरमीडिएट बनेगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ तब भी इंटरमीडिएट बनेगा। मतलब ये है कि जब हम ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होता, बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म होता। उस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, ओके। तो कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट कब फॉर्म होगा, अभी हमने कुछ उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से बैकवर्ड जाएंगे और केमिकल रिएक्शन का मीनिंग हम फिर से समझेंगे। हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। फिर से कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? रिएक्टेंट से, ओके। तो अभी हम एक मेमोरी मैप बनाने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है। ये हमारे पास में रिएक्टेंट है, ओके। रिएक्टेंट का कन्वर्जन हमें किस में करना है बताओ? प्रोडक्ट में करना है, ओके। किस में करना है? प्रोडक्ट के अंदर। क्या रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में डायरेक्ट होता? 90% रिएक्शन में, नॉट 100%, 90% रिएक्शन में रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में डायरेक्ट नहीं होता। बीच में क्या फॉर्म होता? डायरेक्ट होता क्या? रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। बताओ डायरेक्टली होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या होगा फिर बीच में? हाँ, तो बीच में बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बनता बेटा बीच में? रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता।
देन रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट लाइक दिस। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इस टाइप से इस पाथवे के अंदर केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होता है। एक बात दिमाग में सेट कर लेना है कि 90% रिएक्शन में रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता। ओके सर, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो फॉर्म हुआ ये कैसे फॉर्म होगा ये हमको समझना था। ओके तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म होता? टू टाइप से। पहला जो टाइप है कौन सा था बताओ? होमोलिटिक क्लीवेज। सेकंड क्या था? हाँ सेकंड था अभी हमने देखा हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज राइट। सेकंड क्या था? हेटेरोलिटिक क्लीवेज। सर होमोलिटिक क्लीवेज से कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता? हाँ तो होमोलिटिक क्लीवेज से फॉर्म होगा फ्री रेडिकल। क्या बनता? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का फॉर्म होता जब आपको हेल्पर वाली कंडीशन मिले। आ जाओ यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज की हम बात करते। हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या क्या बनता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज से? एग्जाम्पल तो इसमें बनेगा कार्बोकेटायन राइट। और कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बन सकता? कार्बिन बन सकता, कार्बेनाइन बन सकता। और क्या बनेगा सर? कार्बिन बनेगा। और क्या बनेगा सर? बोलो जल्दी से। कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, कार्बिन और नाइट्रीन। और क्या बनेगा? कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, कार्बिन, नाइट्रीन, देन बेंजाइन। बराबर है? ये कैसे फॉर्म होते हैं अभी हमने एक दो एग्जांपल देखिए इनकी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कन्वर्जन की। तो रिएक्टेंट कैसे रहता ज़रा समझो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिएक्टेंट आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सबस्ट्रेट एंड सेकंड वन इज रीएजेंट। जो भी रिएक्टेंट रहता है वो कितने टाइप का रहता? दो टाइप का। एक सबस्ट्रेट रहेगा, एक क्या रहेगा? रीएजेंट रहेगा। राइट सर, सबस्ट्रेट हम किसको बोलेंगे? सबस्ट्रेट हम कार्बन पार्ट्स को बोलेंगे। कार्बन जहाँ पे होगा कार्बन कंटेनिंग पार्ट्स। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के दो पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट जिसमें आपको कार्बन दिखाई देगा उसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, और दूसरा जो रिएक्टेंट रहेगा जिसमें कार्बन नहीं रहेगा, अदर देन कार्बन कोई भी एलिमेंट अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीएजेंट। ओके सो यहाँ पे हम बोलेंगे अदर देन कार्बन। कोई भी दूसरा एलिमेंट चलेगा, कार्बन नहीं, अदर देन कार्बन्स। कार्बन के अलावा जो भी रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिएजेंट। सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो एग्जाम्पल से समझते अपन। यहीं पे एग्जाम्पल देखते अपन। सपोज मेरे पास में एक रिएक्टेंट है बेटा CH3Br एंड इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ एक्वस NaOH के साथ। ओके तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो क्लियरली अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट नंबर 1 एंड दिस इज रिएक्टेंट नंबर 2। रिएक्टेंट नंबर 1, इसको नंबर 1 बोल दो ना। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। तो रिएक्टेंट नंबर 1 जिसमें कार्बन रहेगा उसको क्या बोलते? सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसे? सबस्ट्रेट। तो बताओ इसमें कार्बन किस में है? कार्बन यहाँ पे है, तो इसे हम क्या बुलाएंगे? सबस्ट्रेट। ओके तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट नंबर 1 दैट इज सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट नंबर 2 अदर देन कार्बन। बताओ इसमें कार्बन है क्या? नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाँ तो इसे हम बोलेंगे रीएजेंट। तो आपको सबस्ट्रेट एंड रीएजेंट में पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। सबस्ट्रेट मतलब कार्बन कंपाउंड्स, रीएजेंट अदर देन कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर है? ओके तो रिएक्टेंट ऐसे दो टाइप के रहते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। सर प्रोडक्ट कितने टाइप के रहेंगे? हाँ तो बेटा प्रोडक्ट भी दो टाइप के रहेंगे। एक रहेगा आपका मेन प्रोडक्ट। सर मेन प्रोडक्ट का मतलब क्या?
हाँ, तो मेन प्रोडक्ट मतलब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा? मेन फंक्शनल ग्रुप। सर फंक्शनल ग्रुप क्या रहता? तो मैंने यूट्यूब पे फंक्शनल ग्रुप पर एक सेपरेट लेक्चर बना के डाला हूँ, आपको फंक्शनल ग्रुप वहाँ से करना है। तो डेफिनेटली जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते, जो रिएक्टेंट रहता उस रिएक्टेंट के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और वो फंक्शनल ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट विच इज़ कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। तो एक फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन दूसरे फंक्शनल ग्रुप में होना, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की मैंने 3 डेफिनेशन बताया। तो आपके पास में एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्टेंट में होगा और प्रोडक्ट में आपको कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। ओके, तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेन प्रोडक्ट। और एक क्या होगा? साइड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, जिसका कोई काम नहीं रहेगा, जो एक्स्ट्रा का फॉर्म हो जाएगा। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा ये मेन टारगेट है। ओके, तो इस टाइप से केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट होता है। फिर से देख लो एक बार, ये लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट है, राइट साइड वाला प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट 2 टाइप के रहते हैं, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। सबस्ट्रेट मतलब कार्बन वाला, रिएजेंट मतलब अदर देन कार्बन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये हमारे पास में रिएक्टेंट 1 है, ये रिएक्टेंट 2 है, इसमें कार्बन है, इसको सबस्ट्रेट, इसमें कार्बन नहीं है तो इसको रिएजेंट। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्या मिलेगा? CH3, देन क्या आ जाएगा? OH प्लस, क्या लॉस होगा? NaBr। तो ऐसे हमारे पास में 2 प्रोडक्ट, एक है मेन प्रोडक्ट, एक है साइड प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट को मैं नंबर 1 देता हूँ, या मान लो मैंने मेन प्रोडक्ट को क्या दिया? A, तो इसको मैं क्या दूंगा? B। तो मान लो ये मेरा क्या है? मेन प्रोडक्ट, दैट इज अल्कोहल। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? B। तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? A। ओके, बट रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में डायरेक्ट नहीं होता 90% रिएक्शन में। हाँ, सभी रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ रिएक्शन विदाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट भी परफॉर्म हो जाती है, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिल जाता। ओके, मैं वो भी बताऊंगा आपको, पर अभी के लिए ध्यान में रखना है कि रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं जाता, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो रिएक्टेंट कैसे जाएगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा, उसके बाद में क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। तो बीच में क्या बनता? रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 टाइप से, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज अगर रिएक्टेंट का हुआ तो, फ्री रेडिकल, हेटेरोलिटिक हुआ तो कार्बोकेटायन, कार्बाइनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बाइनाइन, कार्बिन, नाइट्रिन एंड बेंजाइन। ओके, अब इसके बाद में रिएक्शन के अंदर जो पूरे रिएक्शंस की जान है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको बताएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको रिएक्टेंट दिया हुआ रहेगा, आपको प्रोडक्ट निकालना रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएक्टेंट दिया हुआ है बट प्रोडक्ट निकालना है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए आपको मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। सर ये क्या है? तो समझो, जो आपके पास में सबस्ट्रेट है ना, ये सबस्ट्रेट के अंदर रहेगा, क्या रहेगा सबस्ट्रेट में? इलेक्ट्रोफाइल, और क्या रहेगा? न्यूक्लियोफाइल। राइट, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज। तो जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट 1 है, उसके पास में इलेक्ट्रोफाइल भी रहेगा, न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा, या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल, या दोनों रह सकते हैं। ओके, सिमिलरली दूसरा जो रिएजेंट है, इसके अंदर भी आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल रहेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल रहेगा, या दोनों में से कोई एक पॉसिबल रह सकता। तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो मिलते हैं अगले हमारे लेक्चर्स में, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को लेकर। तो एक काम करो, अभी हमारे पास में टाइम है, अभी हम 5 से 10 मिनट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को समझ लेंगे। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को समझ लेते हैं। 5 से 10 मिनट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफिकेशन करने की। टेक द स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलो अब हम देखेंगे
सो लिया स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों, अब हम जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को विद एन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का दो मीनिंग है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। पॉजिटिवली चार्ज, बट पॉजिटिवली चार्ज से भी ज़्यादा बेटर मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और हम इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। बट पॉजिटिव चार्ज के अलावा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल H+, जैसे कि Cl+, जैसे कि Br+, जैसे कि I+, जैसे कि H2O+, बराबर है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन पे क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला एग्जांपल है AlCl3। नेक्स्ट हम बात करेंगे BCl3। नेक्स्ट हम बात करेंगे SnCl4 की। नेक्स्ट मान लो हमने लिया ZnCl2। ओके, और भी बहुत सारे हैं, यहाँ भी हम बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं। तो सर इनको हमने इलेक्ट्रोफाइल बोला, क्यों बोला, कैसे बोला? तो बहुत ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का होना। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मीनिंग क्या लेना है? पॉजिटिव चार्ज? नो, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ऐसा नहीं हो सकता, बराबर है। तो पॉजिटिव चार्ज सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तब आप उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलो। सर कैसे? चलो समझते हैं। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है BCl3। अब BCl3 में सेंटर एलिमेंट कौन है? बोरॉन। जिसकी क्वांटिटी कम रहती, जो सिंगल रहता या कम रहता, मिनिमम रहता, वो सेंट्रल एलिमेंट। तो बोरॉन 1 है सेंटर में, क्लोरीन 3 सराउंडिंग में जाएगा, लाइक दिस, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। बोरॉन ग्रुप नंबर 3 से आता, 3 से आया मतलब इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब इसने 3 बॉन्ड बनाया और तीनों इलेक्ट्रॉन अपना यूज़ कर लिया। सराउंडिंग में कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन ने भी एक बॉन्ड बनाया। तो अगर आप ध्यान दें तो बोरॉन के सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? देखो, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब स्टेबल, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है मतलब अनस्टेबल, या ऐसे बोल सकते इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 8 से कम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ में आया क्या? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। एक एडिशनल पॉइंट ध्यान में रखना आपने, लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। तो BCl3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो देख लो BCl3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल। मैं AlCl3 वाली भी एग्जांपल आपको बता दूं। एल्यूमिनियम सेंटर में, सराउंडिंग में क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 में आता, बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्यूमिनियम ने कितना बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड। कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसको भी क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। सर लेविस एसिड क्या रहता? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अरे भाई इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट के लिए कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कम क्या ज़्यादा? इलेक्ट्रॉन कम। इलेक्ट्रॉन कम है मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है उसको क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। तो ये दोनों क्या है? लेविस एसिड है। समझ में आया क्या? और क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, इन पे कोई चार्ज है क्या?
पॉजिटिवली चार्ज दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। दीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी से। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग समझा, बट एक जगह जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बट वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताने जा रहा। वो एग्जांपल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज H2O, 1 लोन पेयर एंड 1 पॉजिटिव चार्ज। बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को देख के लगाएंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होना सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। सेंट्रल एलिमेंट के सराउंडिंग में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होना, तब उसे हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे। कैसे? चलो समझो। सेंट्रल एलिमेंट कौन रहेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि एक है। बना लो इसका स्ट्रक्चर। तो मान लो मैंने क्या बनाया? ऑक्सीजन बनाया। सराउंडिंग में क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को हमने ऐसे अरेंज किया। देन क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो बताओ ऑक्सीजन पे लोन पेयर मैंने ऐसे रखा, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड 1 पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब क्या करते हैं हम? एक और लोन पेयर यहाँ पे लगा देते हैं। क्या लगा दिया हमने? एक लोन पेयर और लगा दिया। तो कितने लोन पेयर हो गए बेटा? 2 लोन पेयर हो गई। तो मान लो ऐसे, फिर से समझो। सेंटर एलिमेंट ऑक्सीजन क्योंकि एक ही है, सराउंडिंग में हाइड्रोजन क्योंकि 2 है। लोन पेयर कितनी है? 2। ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर गई ऑक्सीजन पे। क्या बचा? प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज डेफिनेटली सेंट्रल एलिमेंट पे रहता है। ओके, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको सब सिखाऊंगा। तो अभी ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, 2 बॉन्ड बनाया। अब चेक करो ऑक्सीजन ने के सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन वाला इट इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 8 से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसीलिए इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोफाइल। नॉट, समझ में आ रहा क्या? इलेक्ट्रोफाइल है क्या ये? नहीं है। ओके, तो इस टाइप से आपको बहुत ही ध्यान से इलेक्ट्रोफाइल पहचानने होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्यों पहचानने होते हैं? क्योंकि हमें रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करना होता है, हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना होता है। जब भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल चेक करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करा के हम प्रोडक्ट बनाएंगे। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। कोई रेक्टिफिकेशन मानने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शंस को बहुत अच्छे से, बहुत ईजीली सीखेंगे अपन। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोफाइल से रिगार्डिंग। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा सर? हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल मतलब कि निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, निगेटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज। स्पेशीज क्यों? स्पेशीज का मीनिंग क्या रहता है? बार बार स्पेशीज आ रहा। स्पेशीज मतलब कि इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज, इट मे बी निगेटिवली चार्ज, इट मे बी न्यूट्रल। उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशीज। बराबर है। चलो अब बात करते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल के अंदर एग्जाम्पल हम देखेंगे निगेटिवली चार्ज, जैसे कि H-। सर हाइड्रोजन H- कहाँ से मिलेगा? हाँ, तो 2 ऐसे रिएजेंट हैं जो H- देते हैं, आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है अभी से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन करते हैं। सब सीखेंगे आगे, अभी सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि H- लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिलेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी क्या मिलेगा? H-। और H- है तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? हाँ, तो Cl-, Br-, देन I-, बराबर है। F- भी हो सकता। देन और क्या हो सकता सर? OH- हो सकता। और क्या हो सकता सर? Cn- हो सकता।
कुछ भी नहीं है, निगेटिव चार्ज होना चाहिए बस। अगर निगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इट इज़ न्यूक्लियोफाइल। निगेटिव चार्ज दिखाई दिया मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आया क्या आपके? ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे न्यूट्रल वालों की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिच, जैसे कि वाटर के अंदर ये देख लो, ये न्यूक्लियोफाइल है। ओके, ऐसा क्यों? तो इलेक्ट्रॉन रिच क्यों? क्योंकि लोन पेयर, तो लोन पेयर वाला ग्रुप न्यूक्लियोफाइल रहेगा, बट शर्त ये है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और लोन पेयर भी है, मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल। ऑक्टेट कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर वाला ऑक्टेट कंप्लीट, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा क्या? फिर से समझो, न्यूट्रल है, निगेटिव चार्ज नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे? अरे निगेटिव दिया हुआ है, निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है तो हम देखकर बता सकते हैं यस इट इज़ न्यूक्लियोफाइल। बट निगेटिव चार्ज दिया हुआ नहीं है, जस्ट क्या दिया हुआ है, फार्मूला, तो हम कैसे पहचानेंगे? हाँ, तब हम देखेंगे सेंट्रल एलिमेंट के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे वाटर के अंदर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन सेंट्रल है, कितने बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में, 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑलरेडी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ में लोन पेयर है। लोन पेयर है मतलब एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना, लोन पेयर होना, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? एक और एग्जांपल, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है अमोनिया में, और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, मतलब न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट अल्कोहल, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इट इज न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा क्या? ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? ROR, ईथर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर वाला, न्यूक्लियोफाइल। ऑक्टेट कंप्लीट है, देख लो ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 4 8, ऑक्टेट कंप्लीट, और लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया क्या? तो इसके अलावा और भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते, तो कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे जो आपको ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है, आपने बुक से देख लेना, ठीक है? मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूक्लियोफाइल के लिए, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। जैसे कि अनदर एग्जांपल, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। सर डबल बॉन्डेड वाले को क्या बोलते हैं? अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे? अल्काइन। सो डबल बॉन्डेड कंपाउंड यानी कि अल्कीन, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड मतलब कि अल्काइन, दीज आर न्यूक्लियोफाइल। तो अल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल होता है, अल्काइन भी न्यूक्लियोफाइल। कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे, डेफिनेटली इट इज न्यूक्लियोफाइल। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, डेफिनेटली इट इज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एक्स्ट्रा के बॉन्ड वहाँ पे है, एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है, ठीक है? इसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल के अंदर और 2-3 एग्जाम्पल रह गई हमारी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो न्यूट्रल के अंदर हमें लिखना था, हम उसे यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हमारा फ्री रेडिकल, कौन है? फ्री रेडिकल, दिस इज फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या रहता बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई फ्री रेडिकल फॉर्म होगा ना, हाइड्रोजन को छोड़कर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इट फॉर्म 7 इलेक्ट्रॉन। 8 से कम इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो फ्री रेडिकल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा कार्बिन, कार्बिन क्या रहता, मैंने समझा के दिया। इसके अलावा नाइट्रीन, बराबर है। इसके अलावा कार्बोकेटायन, बराबर है। क्या है कार्बोकेटायन भी? बोलो जल्दी से, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया क्या? इसके अलावा और क्या हो सकता? कार्बोनायन इलेक्ट्रोफाइल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, या न्यूक्लियोफाइल हो सकता, वो डिपेंड करता है वो कितने बॉन्ड बना रहा, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन एंड कार्बोकेटायन, ठीक है? देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से इसका।
तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की इसके अलावा भी और बहुत सारी एग्जांपल हो सकती, मैंने जस्ट आपको हिंट दिया, डोंट बी कंफ्यूज। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अगर आपको अच्छे से आते हैं तो डेफिनेटली आप रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में कर सकते, आप प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते, रिएक्शन को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो फिर से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूँ। इलेक्ट्रोफाइल क्या रहता, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल के लिए कंडीशन क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को सीखेंगे, हम बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आपको मेरे साथ बने रहना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। शेयर भी आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। यह GOC 3rd का लेक्चर 1 था, GOC 3rd का हम लेक्चर 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।